लास्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखा था, उसका डिस्कशन किया था। मादा जनन तंत्र में बाह्य जननांग, उसमें छोटा सा बदलाव है, छोटा सा चेंज है। और जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में एक छोटा सा बदलाव है, और जो स्टेटमेंट लिखा था उसमें एक छोटा सा बदलाव है, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें बदलाव बस ये है कि जो हमने लिखा था कि लेबिया मेजोरा क्लाइटोरिस पे जुड़ता है, तो मेजोरा नहीं जुड़ता, माइनोरा जुड़ता है। कौन जुड़ता है? माइनोरा। लेबिया माइनोरा जुड़ता है किस पे? क्लाइटोरिस पे। तो जहां हमने स्टेटमेंट लिखा है कि नहीं, वहां लिख लो कि लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस पे मेजोरा वाली लाइन कट कर देना। कहां पर? लेबिया मेजोरा जहां लिखा होगा वहां पर वो लाइन कट कर देना और लिखना कि लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस पे जुड़ते हैं। लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस पे जुड़ते हैं। लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस पे जुड़ते हैं। ठीक है, बस ये एक छोटा सा करेक्शन था जो एक बच्चे ने मेरे को भेजा, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, ये किसने भेजा था। हाँ ठीक है, इससे पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हो। ऐसा मतलब अब देखो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और कभी कभार एक आध इंफॉर्मेशन ग्लिच हो जाता है। यार खांसी नहीं सही हो रही मेरी, अब तो और बुरी होती जा रही है। वूपिंग कफ की तरफ जा रही है। किधर जा रही है? वूपिंग कफ। वो होती ना वाइब्रेशन वाली ऐसी खांसी जिसमें कंपन पाया जाता है। दवाई कौन सी? दवाई कोई फायदा नहीं कर रही, सारी दवाई ट्राई कर ली, डोज पूरा लिया एकदम रेगुलर। अरे कफ सिरप मंगाया है 2 ढक्कन सुबह। कफ सिरप में क्या है ना, कफ सिरप में एक दिक्कत है ना कि उसको लेने के बाद नींद आती तुरंत, उसमें कुछ होता है। वही सब सीडेटिव पढ़ा था ना, सस्ता वाला। अब कफ सिरप में तो वही होता है, तो मैं सुबह ना उसको कफ सिरप भी नहीं ले सकता, क्योंकि सुबह ले लूंगा फिर क्लास आना है और भयानक नींद आती। कल तो हाँ, तो अदरक वाली चाय। अनिल जी एक वो लेते हैं ना, सुनो, एक वो स्ट्रेप्सिल्स का पत्ता, गलत समझ रहे हो, स्ट्रेप्सिल्स का एक पत्ता ले आना है ना। अब हो क्या रहा है, कल शाम को मैंने कफ सिरप मंगाया। अब सूखी खांसी और कफ वाली जो खांसी होती है, दोनों के अलग अलग कफ सिरप होते हैं। तो मैंने मंगाया और मैंने उसको पी लिया। सूखी खांसी है और कुछ फायदा नहीं हुआ, महसूस ही नहीं हुआ। फिर 1 ढक्कन और पी लिया, 2-3 ढक्कन हो गए और फिर घर जाने लगा। घर जा रहा हूं, नींद आ रही है, गाड़ी 2-3 बार टकराते टकराते बची। फिर जैसे तैसे हम घर पहुंचे
और सो गए। सुबह मेरी उस कफ सिरप को पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्लास है। मान लो मैं कफ सिरप लेके आ गया, यहीं पड़ा हुआ हूँ, और तुम लोग जो है कि वायरल करो सर सुबह ही सुबह। हाय, बहुत परेशान हूं मैं खांसी से। ऐसी खांसी मेरे जीवन में कभी नहीं हुई थी जैसी अभी चल रही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सहायक ग्रंथि में हमें अगला जो डिस्कशन करना है वो है दुग्ध ग्रंथि का। तो हेडिंग डालो सहायक ग्रंथि। और उसमें पाई जाती है दुग्ध ग्रंथि या मेमोरी ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आया हुआ क्वेश्चन कुछ लोगों से बनता है और बहुत लोगों से नहीं बनता। कारण क्या है कि इस टॉपिक में दो तरह की जानकारी है। मेमोरी ग्लैंड में, दुग्ध ग्रंथि में दो तरह की जानकारी है। एक जानकारी वो जो डायग्राम में है और एक जानकारी वो जो पैराग्राफ में है। जो डायग्राम में है उसके बारे में तो पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन जो कुछ जानकारी अलग से जो पैराग्राफ में है उसका कोई डायग्राम में जिक्र नहीं है, और वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है। तो लिखेंगे दुग्ध ग्रंथि। ग्रंथियां पढ़ा है आपने, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। एनिमल टिश्यू जब जंतु तक पढ़ा था तो ग्रंथि नाम का एक टॉपिक अपन ने पढ़ा था। सब भूल गए सर, भूली बिसरी बातें। तो ग्रंथि हमने पढ़ा है। कितने लोगों ने जंतु तक पहले पढ़ा हुआ है? इस साल या पिछले साल या 2-4 जन्म पहले। उसमें हमने वर्गीकरण देखा था ग्रंथियों का, और ग्रंथियों के वर्गीकरण में बताया था कि ग्रंथियों का अलग अलग आधार पर कई प्रकार का वर्गीकरण पाया जाता है, जिसमें कि दुग्ध ग्रंथि को एक विशेष वर्ग में रखा गया है। इसे हम एक्सोक्राइन एपोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन एपोक्राइन। ये दो अलग अलग वर्ग हैं। बातें नहीं, उठा के फेंक दूंगा यहीं से। तबीयत खराब होने के बाद भी इतनी मेहनत करो, बातें कर रहे हो बैठ के। तो दो अलग अलग वर्ग हो गए, एक हो गया एक्सोक्राइन और एक हो गया एपोक्राइन। एक्सोक्राइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें नलिका उपस्थित होती है। एपोक्राइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी इसमें स्त्राव होता है तो स्त्राव के समय ग्रंथि का कुछ भाग या ग्रंथि की कुछ कोशिकाओं की हानि होती है। वो कुछ कोशिकाएं टूटकर उस स्रवित पदार्थ के साथ ही बाहर निकल जाती है। तो इसलिए इसे एपोक्राइन ग्रंथि कहा जाता है, और अपने तरह की इकलौती ग्रंथि है ये। जब हम इसके व्यवहार की बात करेंगे तो ये किस मतलब दुग्ध का तो स्त्राव करती है, लेकिन ये एक प्रकार की श्वेत ग्रंथि है। कैसी है? श्वेत ग्रंथि, एक रूपांतरित श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि पसीने का स्त्राव करती है और वो रूपांतरित हो गई तो बन गई दुग्ध ग्रंथि। तो उत्पत्ति इसकी कहां से होती है? श्वेत ग्रंथि से। नर और मादा दोनों में पाई जाती है। नर में अवशेषी ग्रंथि होती है, कार्य नहीं करती। मादाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के रूप में इसमें विकास होता है, और गर्भावस्था जब अंत होती है, गर्भावस्था के बाद इसमें दुग्ध का स्त्राव पाया जाता है। और यहीं से अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो कुछ जानकारियां हैं, लिखिए कि दुग्ध ग्रंथि एक प्रकार की रूपांतरित दुग्ध ग्रंथि एक प्रकार की रूपांतरित दुग्ध ग्रंथि एक प्रकार की रूपांतरित श्वेत ग्रंथि होती है।
एक प्रकार की रूपांतरित श्वेत ग्रंथि होती है। श्वेत ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड। अच्छा, स्वेट ग्लैंड को सुडोरीफेरस ग्लैंड भी कहा जाता है। स्वेट ग्लैंड को क्या कहा जाता है? सुडोरीफेरस ग्लैंड। एक प्रकार की श्वेत ग्रंथि होती है। लिखो, ये एक्सोक्राइन ग्रंथि है। ये एक्सोक्राइन ग्रंथि है क्योंकि इसमें, ये एक्सोक्राइन ग्रंथि है क्योंकि इसमें नलिका उपस्थित होती है। क्योंकि इसमें नलिका उपस्थित होती है। अगला पॉइंट, ये एपोक्राइन ग्रंथि है। ये एपोक्राइन ग्रंथि है क्योंकि स्त्राव के साथ, स्त्राव के साथ ग्रंथि के कुछ भाग, क्योंकि स्त्राव के साथ ग्रंथि के कुछ भाग, स्त्राव के साथ ग्रंथि के कुछ भाग या कोशिकाओं की हानि होती है। ग्रंथि के कुछ भाग या कोशिकाओं की हानि होती है। ग्रंथि के कुछ भाग या कोशिकाओं की हानि होती है। ठीक है, लिखो, ये ग्रंथि जोड़े में पाई जाती है। ये ग्रंथि जोड़े में पाई जाती है। जो नर और मादा दोनों में, ये ग्रंथि जोड़े में पाई जाती है। जो नर और मादा दोनों में, जोड़े में पाई जाती है। जो नर और मादा दोनों में उपस्थित होती है। ये ग्रंथि जोड़े में पाई जाती है जो नर और मादा दोनों में उपस्थित होती है। जो नर और मादा दोनों में उपस्थित होती है। नर और मादा दोनों में उपस्थित होती है। अगला पॉइंट, नर में ये अवशेषी होती है। नर में ये अवशेषी होती है। नर में ये अवशेषी होती है। अगला पॉइंट, मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास, मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास, मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास के रूप में, मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास के रूप में ये ग्रंथि पाई जाती है। द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास के रूप में ये ग्रंथि पाई जाती है। लिखो, ये वक्ष भाग में, ये वक्ष भाग में पेक्टोरलिस मेजर, ये वक्ष भाग में पेक्टोरलिस मेजर, ये वक्ष भाग में पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर पेशी पर उपस्थित होती है। पेक्टोरलिस मेजर पेशी पर उपस्थित होती है। ये वक्ष भाग में पेक्टोरलिस मेजर पेशी पर उपस्थित होती है। अगला पॉइंट, इसकी आंतरिक संरचना, इसकी आंतरिक संरचना निम्न प्रकार से पाई जाती है। इसकी आंतरिक संरचना निम्न प्रकार से पाई जाती है।
आंतरिक संरचना निम्न प्रकार से पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे वक्ष भित्ति पर उपस्थित मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी हमने नाम लिखा? पेक्टोरलिस मेजर। और पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी के बाद एक संयोजी ऊतक की परत पाई जाती है, पतली परत। किसकी पतली परत? संयोजी ऊतक की पतली परत पाई जाती। और ऊपर दुग्ध ग्रंथि उपस्थित होती। देखो भाई, तुम्हारे दोस्त लोग आए, बुला रहे हैं। टाइम हो गया है चौराहे पे चलने का। मेटर हो गया, मेटर।
बारात जा रही। दोनों डायग्राम बना लीजिए। लेबलिंग बता दूं? नहीं बताऊं? खुद से ही कर लोगे सर? खुद से ही पढ़ लो। ये डायग्राम तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। इसका उल्लेख किया हुआ है पैराग्राफ में, और उल्लेख समझ में आता नहीं है। चलो भाई, जब देखेंगे इसकी आंतरिक संरचना, ध्यान से देखो।
दुग्ध ग्रंथि की आंतरिक संरचना में जो है नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जो ग्रंथिल भाग होता है, और उस ग्रंथिल भाग को बोलते हैं मैमरी लोब्स। क्या बोलते हैं? मैमरी लोब्स। कितनी संख्या होती है? 15 से 20। किस प्रकार की ग्रंथि है ये? संरचना के आधार पर ये संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि है। कैसी है? संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि है संरचना के आधार पर। कितनी संख्या पाई जाती है? 15 से 20। इनके अंदर छोटी छोटी कूपिकाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें कहते हैं मेमरी एल्विलाई। यहां डायग्राम बनाया है किसका? मेमरी एल्विलाई का। कूपिकाएं जो मेमरी लोब्स के अंदर पाई जाती हैं। तो प्रत्येक दुग्ध ग्रंथि में मेमरी लोब्स कितने? 15 से 20। और मेमरी लोब से नलिका उत्पन्न होती है, मेमरी डक्ट। तो हर एक मेमरी लोब से एक मेमरी डक्ट, तो इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी? 15 से 20। और मेमरी लोब्स के बीच बीच में वसीय ऊतक पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। अब जो मेमरी डक्ट निकलती हैं वो 2 से 3 मेमरी डक्ट जुड़कर एक फूला हुआ भाग बनाती हैं, जिसे कहते हैं एम्पुला। तो एम्पुला की संख्या कितनी होगी? 6 से 7, यानी 20 से लगभग 2 से 3 गुना कम। तो 6 से 7 क्या मिलते हैं? एम्पुला। एम्पुला आगे बढ़ता है, एक नलिका उत्पन्न होती है जिसे बोलते हैं लैक्टिफेरस नलिका। और लैक्टिफेरस नलिका निप्पल पे खुलती है, सबके अलग द्वार होते हैं। तो लैक्टिफेरस नलिका कितनी हो जाएंगी? जितने एम्पुला, 6 से 7, और सबके अलग द्वार। तो ओपनिंग कितने होंगे? 6 से 7। निप्पल के आसपास का जो भाग होता है वहां पर वर्णक उपस्थित होते हैं, पिगमेंटेड एरिया होता है, और उस एरिया को कहते हैं एरियोला। ठीक है, ये हो गई बाहर की बात। अंदर की जब बात करेंगे कि दुग्ध का जब स्त्राव होता है तो वो कहाँ बनता है, कहाँ संग्रहित होता है, और किस मार्ग से बाहर प्रेषित होता है। तो दुग्ध का निर्माण होता है कूपिका की कोशिकाओं में। तो ये जो कूपिका है मेमरी एल्विलाई, इसकी कोशिकाएं ही दुग्ध का निर्माण करती हैं। निर्माण के बाद वो कूपिकाओं के अंदर जो अवकाश होता है, जिसे ल्यूमेन कहते हैं, उस ल्यूमेन में संग्रहित होता है। तो निर्माण हुआ, याद करो, प्रोलैक्टिन ने काम किया, प्रोलैक्टिन ने काम किया, दुग्ध का निर्माण हुआ, और वो कहां संग्रहित हो गया? ल्यूमेन में। फिर काम करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? इसकी निकासी कराता है। तो निकासी जब कराता है तो दुग्ध कहां से निकलता है? ल्यूमेन से। और मेमरी एल्विलाई की नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं मेमरी ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? मेमरी ट्यूब्यूल। इनकी संख्या भी बहुत सारी होती है, इनकी निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कूपिकाएं होती हैं और बहुत सारी कूपिकाओं की नलिकाएं, जिन्हें कहते हैं मेमरी ट्यूब्यूल। ये मेमरी ट्यूब्यूल जुड़ती हैं तो बनता है मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट का निर्माण कहाँ हो जाता है? मेमरी लोब के अंदर। और एक मेमरी लोब से एक मेमरी डक्ट बाहर निकलती। तो निर्माण हो जाता है इसका कहाँ? मेमरी लोब के अंदर। और एक मेमरी लोब से एक ही मेमरी डक्ट बाहर निकलती, इसलिए जितनी संख्या मेमरी लोब की उतनी संख्या मेमरी डक्ट। आगे हमने बताया कि 2 से 3 मेमरी डक्ट जुड़ती हैं तो क्या बनता है? एम्पुला। एम्पुला वो भाग है जहां निकासी से पहले कुछ समय के लिए दुग्ध का स्त्राव होता है। कुछ समय के लिए, ज्यादातर समय के लिए कहां होता है? ल्यूमेन में, लेकिन कुछ समय के लिए स्त्राव होता है एम्पुला में। और फिर एम्पुला से लैक्टिफेरस नलिका, और लैक्टिफेरस नलिका का द्वार जो है निप्पल में खुलेगा। तो अगर क्रम पूछा जाए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई क्रम पूछा जाए, तो क्रम में क्या क्रम रहेगा? ध्यान से सुनो भाई। यही हो सकता है कहीं से कुछ ना पूछे, जो मैं बता रहा हूं यहां से पूछे कि सबसे पहले दुग्ध का निर्माण होगा कहाँ? मेमरी एल्वियोलाई में। उसके बाद स्टोर होगा उसके ल्यूमेन में। उसके बाद मेमरी ट्यूब्यूल में। उसके बाद मेमरी डक्ट में। मेमरी डक्ट जाकर जुड़ेगा किसमें? एम्पुला में। एम्पुला से फिर लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से फिर निप्पल। ये क्रम याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी क्रम से आ जाएगा कि जहां निर्माण हुआ और निकासी हुई तो कौन कौन सा मार्ग था। बना लीजिए इसको।
संडे को टेस्ट है। कल एक क्लास रख लें? नहीं, ज्यादा लंबी नहीं, बस 3 घंटे की। देखते हैं अभी आज कल क्लास होगी या नहीं, ये आज पे निर्भर करता है। चलिए लिखिए कि दुग्ध ग्रंथि में नलिकाकार ग्रंथिल संरचनाएं, दुग्ध ग्रंथि में नलिकाकार ग्रंथिल संरचनाएं पाई जाती हैं। नलिकाकार ग्रंथिल संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मेमरी लोब्स कहते हैं। नलिकाकार ग्रंथिल संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मेमरी लोब्स कहते हैं। जिन्हें मेमरी लोब्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? मेमरी लोब्स। जिन्हें मेमरी लोब्स कहते हैं। इनकी संख्या 15 से 20 पाई जाती है। इनकी संख्या 15 से 20 पाई जाती है। इनकी संख्या 15 से 20 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 15 से 20। अगला पॉइंट, इनकी संख्या 15 से 20 पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि ये संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि का उदाहरण है। ये संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि का उदाहरण है। ये संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि। अगला पॉइंट, मेमोरी लोब्स के अंदर कूपिकाएं उपस्थित होती हैं। मेमोरी लोब्स के अंदर कूपिकाएं उपस्थित होती हैं। मेमोरी लोब्स के अंदर कूपिकाएं उपस्थित होती हैं जिसे मेमोरी एल्वियोलाई, कूपिकाएं उपस्थित होती हैं जिसे मेमोरी एल्वियोलाई कहा जाता है। जिसे मेमोरी एल्वियोलाई कहा जाता है। जिसे मेमोरी एल्वियोलाई कहा जाता है। लिखो, मेमोरी लोब से नलिका बाहर निकलती है। मेमोरी लोब से नलिका बाहर निकलती है जिसे मेमोरी डक्ट, मेमोरी लोब से नलिका बाहर निकलती है जिसे मेमोरी डक्ट, ब्रैकेट में लिखना 15 से 20, जिसे मेमोरी डक्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे 15 से 20, जिसे मेमोरी डक्ट कहते हैं। जिसे मेमोरी डक्ट कहते हैं। अगला पॉइंट, 2 से 3 मेमोरी डक्ट, 2 से 3 मेमोरी डक्ट जुड़कर, 2 से 3 मेमोरी डक्ट जुड़कर एक फूली हुई संरचना बनाती हैं। 2 से 3 मेमोरी डक्ट जुड़कर एक फूली हुई संरचना बनाती है। एक फूली हुई संरचना बनाती हैं जिसे एम्पुला कहते हैं। जिसे एम्पुला कहते हैं। ब्रैकेट में लिखना 6 से 7, जिसे एम्पुला कहते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे 6 से 7। अब यहां एक पॉइंट लिख लो कि निष्कासन से ठीक पहले एम्पुला में कुछ समय के लिए, निष्कासन से ठीक पहले एम्पुला में कुछ समय के लिए, निष्कासन से ठीक पहले एम्पुला में कुछ समय के लिए
एम्पुला में कुछ समय के लिए दुग्ध का संग्रहण होता है। एम्पुला में कुछ समय के लिए दुग्ध का संग्रहण होता है। अगला पॉइंट, एम्पुला से लैक्टिफेरस नलिका उत्पन्न होती है। एम्पुला से लैक्टिफेरस नलिका उत्पन्न होती है, ब्रैकेट में संख्या 6 से 7। एम्पुला से लैक्टिफेरस नलिका उत्पन्न होती है, संख्या 6 से 7। अगला पॉइंट, प्रत्येक लैक्टिफेरस नलिका अपने अलग द्वार से निप्पल भाग में खुलती है। प्रत्येक लैक्टिफेरस नलिका अपने अलग द्वार से निप्पल भाग में खुलती है। निप्पल भाग में खुलती है। अगला पॉइंट, निप्पल के चारों तरफ वर्णक युक्त गाढ़े रंग का क्षेत्र पाया जाता है। निप्पल के चारों तरफ वर्णक युक्त गाढ़े रंग का क्षेत्र पाया जाता है। वर्णक युक्त गाढ़े रंग का क्षेत्र पाया जाता है, जिसे एरियोला कहते हैं। जिसे एरियोला कहते हैं। अगला पॉइंट, जिसे एरियोला कहते हैं, यहां लिखा है। अगला पॉइंट, दुग्ध का निर्माण कूपिका की कोशिकाएं करती हैं। दुग्ध का निर्माण कूपिका की कोशिकाएं करती हैं, जो निष्कासन से पहले कूपिका के ल्यूमेन में संग्रहित रहता है तथा ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से इसकी निकासी संपन्न होती है। ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से इसकी निकासी संपन्न होती है। ठीक है, लिखो, स्त्राव एवं निकासी मार्ग का क्रम निम्न प्रकार से है। स्त्राव एवं निकासी मार्ग का क्रम निम्न प्रकार से। ये फ्लो चार्ट बना लेना, अगर बनाया है तो वहां एरो लगा दो, ऐसे घुमा दो अगले पेज पे। हाँ, कोई बात नहीं। निम्न प्रकार से है, लिख लो जो ऊपर बना हुआ है। अपनी अपनी कॉपी में लिख लो, जो ऊपर बना हुआ है, जो उपरोक्त है, यही लिखेंगे ना, जो उपरोक्त है। चलो अगली हेडिंग डालो, अंडाशय की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। मिटा दे इसको। कल के भरोसे मत रहना, आज पढ़ लेना।
जैसे चौकीदार जो रात को गश्त करते हैं, घूमते हैं कॉलोनी वगैरह में, वो क्या बोलते हैं? जागते रहो। वो पूरी बात नहीं सुनाई देती तुमको, तुमको केवल सुनाई देता है जागते रहो। एक और वाक्य है जो वो थोड़ा धीरे से बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। ये उनका कहना होता है। वही शनिवार का कहना यही है, पढ़ते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। ठीक है। किसकी कसम खा रहा है? अभी से कसमें खाने लगे तुमको, है? बकवास कर रहा हूं।
सॉरी, बन गया।
बन गया। चलो देखते हैं, समझते हैं इसको, डायग्राम को। जब हम ओवरी का लंबवत काट देखेंगे, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये, तो हमें इसमें सबसे पहले तो एक पतली उपकला दिखेगी जो इसका बाहरी परत बनाएगी। उस पतली उपकला को हम कहते हैं जनन उपकला, और उसके अंदर का भाग कहलाता है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा का बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग होता है मेडुला, जो हमने आखिरी क्लास में लिखा था। अब मेडुला भाग में मुख्यतः जो है रक्त केशिकाएं और तंत्रिकाएं उपस्थित होते हैं। जो स्ट्रोमा बाहरी भाग होता है उसमें वो कोशिकाएं बनती हैं जो आगे चल के मादा युग्मक बनाएंगी। तो उन कोशिकाओं को कहते हैं फॉलिकल सेल्स। क्या बोलते हैं? फॉलिकल सेल्स। और इन फॉलिकल कोशिकाओं का निर्माण किसकी उपकला के विभाजन से होता है? जनन उपकला के विभाजन से होता है। यानी जनन उपकला की कोशिकाएं माइटोसिस से विभाजित होती हैं, और माइटोसिस से विभाजित होती हैं तो क्या बनती हैं? फॉलिकल सेल्स। अब बात यह है कि नर में हमने पढ़ा था शुक्राणु जनन की क्रिया जो है प्यूबर्टी की आयु में शुरू होती है। मादा में जो मादा युग्मक निर्माण की क्रिया है जिसे हम oogenesis कहते हैं, वो जन्म के पहले ही शुरू हो जाती है, यानी भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। तो भ्रूण अवस्था में ही जनन उपकला की कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं फॉलिकल सेल्स। अब ये वही फॉलिकल सेल्स हैं जिनमें से कुछ कोशिकाएं भविष्य में आगे जाकर मादा युग्मक या मादा जो है ओवम बनाएंगी। लेकिन ये फॉलिकल सेल्स जो है समूह में व्यवस्थित होने लगती हैं। किसमें व्यवस्थित होने लगती हैं? समूह में। उन समूह को हम ओवेरियन फॉलिकल, पहले बेटा समझ ले फिर लिख लेना, उन समूहों को हम ओवेरियन फॉलिकल या अंडाशयी पुट्टिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशयी पुट्टिका या ओवेरियन फॉलिकल। फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल कोशिकाओं का समूह कहलाता है ओवेरियन फॉलिकल। तो ये देखो समूह में व्यवस्थित होने लगी, और जब समूह में व्यवस्थित हो जाती हैं तो उस समूह में से कोई एक कोशिका भविष्य का युग्मक बनाने के लिए विभेदित होने लगती है। समूह में सारी कोशिकाएं नहीं, एक समूह में से कोई एक कोशिका भविष्य का युग्मक बनने के लिए विभेदित होने लगती है। तो जब ये समूह में विभेदन शुरू हो जाता है उस एक कोशिका को, तो इस संरचना को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुट्टिका। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुट्टिका। अब एक कोशिका अपने आप को विभेदित करने लगती है भविष्य का गैमीट बनाने के लिए, और बाकी जो कोशिकाएं हैं, बाकी कौन सी कोशिकाएं? फॉलिकल सेल्स, उस एक कोशिका की सहायता करती हैं। सब विभेदित नहीं होती, एक विभेदित होती है और बाकी उसकी सहायता करती हैं जिस तरह से वो सहायता कर सकती हैं। तो धीरे धीरे ये विकास और आगे बढ़ता है। तो प्राइमरी फॉलिकल से बनता है आगे चल के सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में एक छोटी सी गुहा बनना शुरू हो जाता है, गुहा बनने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन उस गुहा की पहचान होती है टर्शरी फॉलिकल में, और उस गुहा को नाम देते हैं एंट्रम। पूछा जाता है कि ये जो गुहा है जिसको नाम दिया है एंट्रम, ये किस फॉलिकल का लक्षण पहचान में आता है? किस फॉलिकल से ये लक्षण पहचान में आता है? तो टर्शरी फॉलिकल। फिर और विकास आगे बढ़ता है, ये पूर्ण विकसित पुट्टिका बन जाती है, और पूर्ण विकसित पुट्टिका को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें एंट्रम गुहा भी बड़ी होती है, और एक जो है मादा युग्मक कोशिका। मादा युग्मक कोशिका कौन सी है? सेकेंडरी oocyte। और बाकी कोशिकाओं का समूह, बाकी कोशिकाएं कौन सी? जो बाकी फॉलिकल सेल्स थी। ये क्रम भी दिखता है। क्रम कैसे? फॉलिकल कोशिका, समूह बनाई प्राइमरी फॉलिकल, विकसित हुआ सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद टर्शरी फॉलिकल, और पूर्ण विकसित फॉलिकल बनता है जिसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल एक समय के बाद ये रप्चर करता है, ये इसमें हास होता है, और उसमें से जो मादा युग्मक है वो युग्मक कोशिका बाहर निकल जाती है, जिसे हम अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं। तो अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन किस संरचना में होता है? ग्राफियन फॉलिकल। कहाँ होता है? अंडाशय में।
अंडाशय यानी ओवरी के स्ट्रोमा में ग्राफियन फॉलिकल और कौन सी संरचना बाहर निकलती है? सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक oocyte। इस घटना को क्या कहते हैं? ओवुलेशन। घटना के बाद ग्राफियन फॉलिकल बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जो एक बड़ी पीले रंग की अंतःस्त्रावी संरचना होती है। कैसी संरचना? अंतःस्त्रावी संरचना। इसका निर्माण कहां से हुआ है? ग्राफियन फॉलिकल में जब ओवुलेशन हुआ है तो उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बदल गया है किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। ये हार्मोन स्त्रवित करता है और जब तक ये हार्मोन स्त्रवित करता है तब तक इसका नाम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। धीरे धीरे इसके हार्मोन स्त्राव करने की क्षमता कम होती जाती है और एक समय आता है जब हार्मोन स्त्राव करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब ये कहलाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। हम बोल सकते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम का अक्रियाशील और छोटा रूप है। जब कॉर्पस ल्यूटियम अपना कार्य करके जब उसकी कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है तो वो छोटे रूप में बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। अब ये है क्रम प्रक्रिया का। इसमें जो घटनाएं होती हैं वो अलग अलग समय पर होती हैं और उन घटनाओं को हमें पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो नोट करेंगे। बन गया कि नहीं डायग्राम? नहीं बना है? कब बनेगा? अभी बनेगा? अच्छा ठीक है, तो लिख लो फिर बनाते रहना कि ओवरी की संरचना में पतली बाहरी उपकला, ओवरी की संरचना में पतली बाहरी उपकला, ओवरी की संरचना में पतली बाहरी उपकला जनन उपकला होती है। पतली बाहरी उपकला जनन उपकला होती है, जो सरल घनाकार उपकला ऊतक का उदाहरण है। जो सरल घनाकार उपकला ऊतक का उदाहरण है। याद है टेस्टिस में भी पढ़ा था? कहां पढ़ा था? सेमिनिफेरस नलिका की जो उपकला थी वो भी जनन उपकला थी और वो भी उदाहरण क्या नोट किया था? सरल घनाकार उपकला ऊतक का उदाहरण है। अगला पॉइंट, इसी उपकला की कोशिकाओं में विभाजन से इसी उपकला की कोशिकाओं में विभाजन से फॉलिकल कोशिकाएं बनती हैं। विभाजन से फॉलिकल कोशिकाएं बनती हैं जिसे एग मदर सेल, लिखा नहीं है लिखना है, जिसे एग मदर सेल या ऊगोनिया, एग मदर सेल या ऊगोनिया, OOGONIA, एग मदर सेल या ऊगोनिया कहते हैं। किसे कहते हैं? फॉलिकल सेल को। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना, जन्म के पूर्व ही सभी फॉलिकल सेल्स का निर्माण हो जाता है। जन्म के पूर्व ही सभी फॉलिकल सेल्स का निर्माण हो जाता है तथा जन्म के बाद कोई नई फॉलिकल सेल नहीं बनती। कोई नई फॉलिकल सेल नहीं बनती। अगला पॉइंट, प्रत्येक अंडाशय में लगभग
2 मिलियन, प्रत्येक अंडाशय में लगभग 2 मिलियन, प्रत्येक अंडाशय में लगभग 2 मिलियन फॉलिकल कोशिकाओं का 2 मिलियन फॉलिकल कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 मिलियन फॉलिकल कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इन्हीं कोशिकाओं से, या ऐसा लिखो, ये कोशिकाएं समूह में व्यवस्थित हो जाती हैं। ये कोशिकाएं समूह में व्यवस्थित हो जाती हैं जिसे प्राइमरी oocyte, समूह में व्यवस्थित हो जाती हैं जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं, जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं, सॉरी, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल, जिसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। अच्छा, सभी प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण भी जन्म से पहले ही, लिखो, सभी प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण भी, सभी प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण भी जन्म से पूर्व हो जाता है। सभी प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण भी जन्म से पूर्व हो जाता है। लिखो, प्रत्येक फॉलिकल में से प्रत्येक फॉलिकल में से एक कोशिका गैमीट के रूप में या युग्मक के रूप में विभेदित होती है। गैमीट के रूप में विभेदित होती है, गैमीट के रूप में विभेदित होती है तथा अन्य कोशिकाएं उसकी सहायता करती हैं, तथा अन्य कोशिकाएं उसकी सहायता करती हैं, अन्य कोशिकाएं उसकी सहायता करती हैं। अगला पॉइंट लिखो, जन्म से लेके प्यूबर्टी तक, जन्म से लेके प्यूबर्टी तक कई प्राइमरी फॉलिकल, जन्म से लेके प्यूबर्टी तक कई प्राइमरी फॉलिकल अवघटित होती हैं या डीजेनरेट होती हैं। कई प्राइमरी फॉलिकल अवघटित होती हैं या डीजेनरेट होती हैं और प्यूबर्टी की अवस्था में पहुंचने पर, और प्यूबर्टी की अवस्था में पहुंचने पर, प्यूबर्टी की अवस्था में पहुंचने पर प्रत्येक ओवरी में 60,000 से 80,000, प्रत्येक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल शेष बचते हैं। प्राइमरी फॉलिकल शेष बचते हैं, प्राइमरी फॉलिकल शेष बचते हैं। अगला पॉइंट, ये विकसित होकर सेकेंडरी फॉलिकल, ये विकसित होकर सेकेंडरी फॉलिकल और फिर टर्शरी फॉलिकल,
ये विकसित होकर सेकेंडरी फॉलिकल और फिर टर्शरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और फिर टर्शरी फॉलिकल का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट स्टार लगा के, टर्शरी फॉलिकल संरचना में, टर्शरी फॉलिकल संरचना में एक गुहा पाई जाती है। टर्शरी फॉलिकल संरचना में एक गुहा पाई जाती है। टर्शरी फॉलिकल संरचना में एक गुहा पाई जाती है जिसे एंट्रम, टर्शरी फॉलिकल संरचना में एक गुहा पाई जाती है जिसे एंट्रम, जिसे एंट्रम गुहा कहते हैं। एक गुहा पाई जाती है जिसे एंट्रम गुहा कहते हैं। क्या कहा जाता है? एंट्रम गुहा। ये टर्शरी फॉलिकल की पहचान होती है। ये टर्शरी फॉलिकल की पहचान होती है। अगला पॉइंट, टर्शरी फॉलिकल पूर्ण विकसित फॉलिकल में बदलता है। टर्शरी फॉलिकल पूर्ण विकसित फॉलिकल में बदलता है जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। पूर्ण विकसित फॉलिकल में बदलता है जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अगला पॉइंट, ग्राफियन फॉलिकल में मादा युग्मक, ग्राफियन फॉलिकल में मादा युग्मक सेकेंडरी oocyte के रूप में, मादा युग्मक सेकेंडरी oocyte के रूप में उपस्थित होता है। मादा युग्मक सेकेंडरी oocyte के रूप में उपस्थित होता है। अगला पॉइंट, ग्राफियन फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte अंडाशय से बाहर प्रेषित होता है। सेकेंडरी oocyte अंडाशय से बाहर प्रेषित होता है, अंडाशय से बाहर प्रेषित होता है, जिस क्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। अंडाशय से बाहर प्रेषित होता है जिस क्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। अंडाशय से बाहर प्रेषित होता है जिस क्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। अगला पॉइंट, ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल, ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में, ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में, ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है, जो एक पीले रंग की बड़ी अंतःस्रावी संरचना है, जो एक पीले रंग की बड़ी अंतःस्रावी संरचना है, जो एक पीले रंग की बड़ी अंतःस्रावी संरचना है, पीले रंग की बड़ी अंतःस्रावी संरचना है। ठीक है, पीले रंग की बड़ी अंतःस्रावी संरचना है। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अगला पॉइंट, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है।
एक समय के बाद ये अक्रियाशील हो जाता है। एक समय के बाद ये अक्रियाशील हो जाता है। एक समय के बाद ये अक्रियाशील हो जाता है, जिसे कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। एक समय के बाद ये अक्रियाशील हो जाता है, जिसे कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। जिसे कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या कहा जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, जिसे कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। अब ये बात हो गई। लिखो, मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया, मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है तथा ये निम्न प्रकार से पाई जाती है। तथा ये निम्न प्रकार से पाई जाती है। तथा ये निम्न प्रकार से पाई जाती है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो जनन उपकला थी, जनन उपकला की कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो क्या बनती हैं? फॉलिकल कोशिकाएं। अब फॉलिकल कोशिकाओं में से वो कोशिका जो क्या बनाएगी? गैमीट बनाएगी, उसे नाम देते हैं oogonia या एग मदर सेल। तो ये एक प्रकार की क्या है? फॉलिकल कोशिका। लेकिन वो फॉलिकल कोशिका जो गैमीट बनाने जा रही है, यानी जो क्या बनाने जा रही है? सेकेंडरी oocyte। आई बात समझ में? तो ये जो oogonia बनता है, ये जनन उपकला में विभाजन से बनता है। और oogonia में माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस और विभेदन यानी डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन होता है, जिससे ये कोशिका बदल जाती है किसमें? प्राइमरी oocyte में। किसमें बदल जाती है? प्राइमरी oocyte में। तो सबसे पहले जो बनती है जनन उपकला, जनन उपकला में विभाजन से फॉलिकल सेल, और वो फॉलिकल सेल जो गैमीट बनाने जा रही है उसका नाम है oogonia या एग मदर सेल। अब उसमें विभाजन और विभेदन होता है, जिससे बनता है प्राइमरी oocyte। अभी कोई लिखेगा नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो। प्राइमरी oocyte बनने के बाद कोई माइटोसिस नहीं होता। जितने माइटोसिस है वो प्राइमरी oocyte के बनने से पहले होता है। प्राइमरी oocyte विभेदन से बनता है, और प्राइमरी oocyte बनने के बाद कोई भी माइटोसिस नहीं होता। इसके बाद होता है मियोसिस, और मियोसिस का पहला स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं मियोसिस 1। और ये मियोसिस 1 जब होता है तो दो कोशिकाएं बनती हैं। एक क्रियात्मक कोशिका बनती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। और एक अवशेषी कोशिका बनती है जिसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी। हाँ, उधर नहीं आ रहा क्या अभी? ठीक है। तो महत्वपूर्ण यहां पे क्या है कि ये क्रिया शुरू हुई जन्म के पहले भ्रूण अवस्था में, और भ्रूण अवस्था में जब ये क्रिया शुरू होती है तो जन्म के समय क्या चल रहा होता है? जन्म के समय क्या चल रहा होता है? मियोसिस 1। तो यानी मियोसिस 1 जन्म से पहले शुरू हो चुका है। तो यानी मियोसिस 1 शुरू होने से पहले, मतलब मियोसिस 1 शुरू होने के बाद जन्म होता है, यानी बर्थ होता है।
समझ रहे हो? जन्म से पहले क्या शुरू हो गया है? मियोसिस वन, यानी जन्म से पहले क्या बन चुका है? प्राइमरी oocyte। जन्म के पहले क्या बन चुका है? प्राइमरी oocyte। लेकिन मियोसिस वन समाप्त कब होता है? प्यूबर्टी में पहुंचने के बाद। तो सोचो, एक ऐसा विभाजन जो जन्म से पहले शुरू हुआ और प्यूबर्टी में पहुंचने के बाद पूरा होता है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये वाला छोटा सा भाग कि विभाजन शुरू हुआ, उसके बाद जन्म हुआ, और प्यूबर्टी के बाद ये विभाजन पूरा हुआ, और इसमें लगता है लगभग कितना समय? 12 से 13 वर्ष। और इसीलिए इसे सबसे लंबा कोशिका विभाजन माना जाता है। ठीक है, फीमेल oocyte का जो विभाजन है, ह्यूमन फीमेल oocyte का जो विभाजन है, नर मनुष्य में जो मादा युग्मक का विभाजन है, वो सबसे लंबा कोशिका विभाजन माना गया है, जिसमें लगभग 12 से 13 वर्ष का समय लगता है। तो प्यूबर्टी में पहुंचने के बाद बनेगा क्या? सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte जो है, ये भाग लेगा किसमें? मियोसिस 2 में। किसमें भाग लेगा? मियोसिस 2। और मियोसिस 2 में भाग लेगा तो ये क्या बनेगा? ओवम। क्या बनेगा? ओवम। और एक अन्य अवशेषी कोशिका बनेगी जिसे कहते हैं सेकंड पोलर बॉडी। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। यहां क्या ट्विस्ट है कि मियोसिस 2 तभी होगा जब निषेचन क्रिया होगी। मियोसिस 2 तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मियोसिस 2, तो फर्टिलाइजेशन में तो ओवम बना ही नहीं है, यानी निषेचन क्रिया तो ओवम के बनने से पहले ही हो जाती है। तो निषेचन में ओवम भाग लेता है या सेकेंडरी oocyte? सेकेंडरी oocyte, क्योंकि उसका निर्माण पहले हुआ। तो वास्तव में मादा युग्मक का काम कौन करता है? सेकेंडरी oocyte। लेकिन हम लोग नाम किसका लेते हैं? ओवम का। ओवम बनता है निषेचन के बाद। बड़ा ट्विस्ट है भाई, सोचो। आज तक तो सर यही पढ़ा है अपन ने 8वीं 9वीं 10वीं में कि निषेचन क्रिया में स्पर्म कोशिका और ओवम भाग लेते हैं। आज तो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सर ओवम तो बना ही नहीं। ओवम बनता है निषेचन के बाद, और निषेचन में तो जाइगोट बन गया है भाई। फिर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। ओवम तो कभी बना ही नहीं। यही ट्विस्ट है, इसी को हमें समझना है। ओवम एक कोशिका के रूप में कभी नहीं बनता। खास बात ध्यान से सुनो, ट्विस्ट बता रहा हूं। जैसे सेकेंडरी oocyte कोशिका के रूप में बनी है, सेकेंडरी oocyte केंद्रक के रूप में भी है। ओवम कोशिका के रूप में कभी नहीं बनता, ओवम हमेशा केंद्रक के रूप में बनता है। ओवम कोशिका नहीं मिलेगी, लेकिन ओवम का केंद्रक मिलेगा, आगे चल के मिलेगा। अगर निषेचन नहीं होगा तो मियोसिस 2 नहीं होगा। मियोसिस 2 तभी होगा जब स्पर्मेटोजोआ सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज करेगा, तभी मियोसिस 2 होगा, अन्यथा मियोसिस 2 नहीं होगा। तो अगर इनकी प्लॉइडी की बात करें कि किसमें कितने गुणसूत्र हैं, तो इधर मिलेगा 2n, इधर मिलेगा 2n, इधर मिलेगा 2n, ये मिलेगा n, ये भी मिलेगा n, और ये भी मिलेगा n। तो सोचो, जन्म के पहले शुरू हुआ मियोसिस 1, प्यूबर्टी के बाद पूरा हुआ। और अगर निषेचन होगा तभी मियोसिस 2 होगा, अन्यथा मियोसिस 2 नहीं होगा। ये चार्ट बना लो और फिर लिखो। हेडिंग डाल लेना, oogenesis। तो हमने आज तक जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा है ना कि ओवम जो है निषेचन में भाग लेता है, सब झूठ पढ़ा है।
मादा युग्मक जिसे ओवम कहते हैं झूठ पढ़ा है। निषेचन में कौन भाग लेता है? सेकेंडरी oocyte। बन गया? अगला चैप्टर कौन सा शुरू किया जाए? मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसके बाद इवोल्यूशन। चलो ठीक है, इवोल्यूशन। नया सिलेबस आ गया है, देखा होगा आप लोगों ने। इसमें हम कोशिका की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम पुटिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉलिकल। इसमें आपको जो ये जो संरचना दिख रही है, ये भी सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, कोशिका में बदलाव नहीं आता। सेकेंडरी oocyte ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और यहां भी। तो प्राइमरी फॉलिकल में भी जो कोशिका पाई जाती है वो है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, चलिए लिखिए। ऊगोनिया, ऊगोनिया में माइटोसिस एवं विभेदन होता है।
oogonia में माइटोसिस एवं विभेदन होता है जिससे oogonia में माइटोसिस एवं विभेदन होता है जिससे प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है, जिससे प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, प्राइमरी oocyte बनने के बाद माइटोसिस नहीं पाया जाता। प्राइमरी oocyte बनने के बाद माइटोसिस नहीं पाया जाता। प्राइमरी oocyte बनने के बाद माइटोसिस नहीं पाया जाता। माइटोसिस नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट, प्राइमरी oocyte मियोसिस में भाग लेता है। प्राइमरी oocyte मियोसिस में भाग लेता है जो जन्म के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। मियोसिस 1 में भाग लेता है। मियोसिस 1 में भाग लेता है जो जन्म के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। जो जन्म के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। जो जन्म के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। अगला पॉइंट, जो जन्म के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। अगला पॉइंट है कि मियोसिस 1 प्यूबर्टी की अवस्था में पहुंचने के बाद, मियोसिस 1 प्यूबर्टी की अवस्था में पहुंचने के बाद पूर्ण होता है। प्यूबर्टी की अवस्था में पहुंचने के बाद पूर्ण होता है। प्यूबर्टी की अवस्था में पहुंचने के बाद पूर्ण होता है, इसलिए इसे सबसे लंबा कोशिका विभाजन कहा जाता है। इसीलिए इसे सबसे लंबा कोशिका विभाजन कहा जाता है। इसीलिए इसे सबसे लंबा कोशिका विभाजन कहा जाता है, जिसमें 12 से 13 वर्ष का समय, जिसमें 12 से 13 वर्ष का समय, जिसमें 12 से 13 वर्ष का समय लगता है। जिसमें 12 से 13 वर्ष का समय लगता है। अगला पॉइंट, मियोसिस 1 के पूर्ण होने से एक सेकेंडरी oocyte, मियोसिस 1 के पूर्ण होने से एक सेकेंडरी oocyte तथा एक फर्स्ट पोलर बॉडी, एक सेकेंडरी oocyte तथा एक फर्स्ट पोलर बॉडी, तथा एक फर्स्ट पोलर बॉडी ब्रैकेट में ना अवशेषी कोशिका बनती है। फर्स्ट पोलर बॉडी ब्रैकेट में ना अवशेषी कोशिका बनती है। अगला पॉइंट, सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में भाग लेता है। सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में भाग लेता है। सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में भाग लेता है जिससे सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में भाग लेता है जिससे ओवम तथा सेकंड पोलर बॉडी, जिससे ओवम तथा सेकंड पोलर बॉडी, जिससे ओवम तथा सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। जिससे ओवम तथा सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ओवम तथा सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, मियोसिस 2 तभी होगा, मियोसिस 2 तभी होगा जब निषेचन क्रिया पाई जाएगी।
मियोसिस 2 तभी होगा जब निषेचन क्रिया पाई जाएगी। अगला पॉइंट, निषेचन ना होने की स्थिति में, निषेचन ना होने की स्थिति में, निषेचन ना होने की स्थिति में सेकेंडरी oocyte, निषेचन ना होने की स्थिति में सेकेंडरी oocyte अपना, सेकेंडरी oocyte अपना सक्रिय काल पूरा करके, अपना सक्रिय काल पूरा करके फैलोपियन नलिका में नष्ट हो जाती है। अपना सक्रिय काल पूरा करके फैलोपियन नलिका में नष्ट हो जाती है। फैलोपियन नलिका में नष्ट हो जाती है। सक्रिय काल कितना है भाई? 48 से 72 घंटे अंडोत्सर्ग के बाद। तो लिख लो, सेकेंडरी oocyte का सक्रिय काल, सेकेंडरी oocyte का सक्रिय काल ओवुलेशन के बाद 2 से 3 दिन, सेकेंडरी oocyte का सक्रिय काल ओवुलेशन के बाद 2 से 3 दिन का पाया जाता है। ओवुलेशन के बाद 2 से 3 दिन का पाया जाता है। ओवुलेशन के बाद 2 से 3 दिन का पाया जाता है। अगला पॉइंट, सेकेंडरी oocyte ही वो वास्तविक मादा युग्मक है, सेकेंडरी oocyte ही वो वास्तविक मादा युग्मक है, वो वास्तविक मादा युग्मक है जो निषेचन क्रिया में, वास्तविक मादा युग्मक है जो निषेचन क्रिया में भाग लेती है, जो निषेचन क्रिया में भाग लेती है, जो निषेचन क्रिया में भाग लेती है। बस आज के लिए इतना काफी। कल क्लास नहीं रहेगी। डाउट है? डाउट वाले आ जाओ।